नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में और आज हम बात करेंगे एक खालिस्तान के प्रकरण पर और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, जो वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, बड़ी कृपा की आपने दोबारा गुफ्तगू करने का अवसर दिया और ये ज्वलंत प्रश्न इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, ये और भी संतोष का विषय है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खालिस्तान की जो इंसर्जेंसी थी, वो पंजाब पुलिस ने समाप्त की और संभवतः ये पहला और अकेला ऐसा उदाहरण है जिसमें पुलिस फोर्स ने एक इंसर्जेंसी को सफलतापूर्वक समाप्त किया। लेकिन वो इंसर्जेंसी के समाप्त करने के बाद जो कार्य पॉलिटिकल पार्टीज को करने थे, क्या वो हुए? वो क्या कार्य थे जिनको करना था और जिनके नहीं करने के कारण आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है? संजय जी, ये तो यक्ष प्रश्न आपने कर दिया। कदाचित इसमें एक सेगमेंट में इस पे न्याय नहीं हो पाएगा। इसमें तो मैं निवेदन करूंगा 3 घंटे का अवसर दें, तब इस पे करेंगे। पंजाब की लगभग 36,000 कीमती जानें देने के उपरांत, और किसी एक व्यक्ति की नहीं, पंजाब की महान जनता, पंजाब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस भयावह स्थिति पर विजय प्राप्त की। श्री केपीएस गिल साहब, श्री जूलियस रिबेरो साहब, श्री सिद्धार्थ शंकर राय साहब, ये एक तरीके से स्वर्गीय बेअंत सिंह साहब, ये इनके नाम इसीलिए लिए जाते हैं कि इन्होंने, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है पंजाब से चरमपंथियों के उन्मूलन को लेकर के। लेकिन जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ और जो डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था, आप अगर उस पे देखें 10 में अगर आप नंबर देना चाहें, तो कहीं पर भी हमारे राजनीतिक मित्रों ने वो सामाजिक और राजनीतिक वैक्यूम को फिलअप नहीं किया, रोजगार दिए नहीं। दिखाई ये पड़ता है कि पंजाब में जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पड़े, जमीन उपजाऊ उतनी नहीं रही। आज जो भयावह स्थिति आकर के जिस दोराहे पर आप, हम और पूरा राष्ट्र खड़ा है, टकटकी बांध करके पंजाब को देख रहा है, 40% युवा अगर मादक पदार्थों का अभ्यस्त हो गया है, लगभग 48% किसान और लेबरर अगर मादक पदार्थों का अभ्यस्त हो गया है, ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। पंजाब एक सीमांत प्रदेश है, बॉर्डर स्टेट है, और इस बॉर्डर स्टेट में अगर ये स्थिति है, और पंजाब तो कैनन फॉडर है देश का, ये हमारी फौज को रंगरूट, अफसरान और इन सबकी आपूर्ति कहां से होती है? पंजाब से होती है। और अगर उसमें ही अगर इतनी लगभग 40% युवा और 48% लेबरर और किसान अगर मादक पदार्थों का लेने का आदी हो गया है, तो क्या ये अकस्मात तो नहीं हुआ संजय जी? ये कालांतर में होता रहा। जिन सरकारों ने इसको होने दिया, जिन सरकारों ने मादक पदार्थों की तस्करी और उसके सेवन के ऊपर वांछित निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की, उनको अब जवाब देना चाहिए। और मैं इन सभी सरकारों को दोषी मानता हूं जो अपने कार्यकाल में इन्होंने इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, अंकुश नहीं लगाया। परिणाम स्वरूप संजय जी क्या हुआ? आज की भयावह स्थिति। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जो शर्म का ये महल तैयार हुआ है, अकस्मात तैयार नहीं हुआ है। एक एक ईंट करके, आप सन 80 की भयावह स्थिति, आप भी सेवा में थे, मैं भी सेवा में था। पंजाब पुलिस के साथ कितने ऑपरेशंस हमने न सिर्फ पंजाब में किए, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में था। मुझे याद है, मैं नैनीताल का एसएसपी था। तराई एक तरीके से मिनी पंजाब कहा जाता था। पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी मुस्तकिल वहां कैंप करती थी। जब डीआईजी मुरादाबाद था, तो बिजनौर, रामपुर में तमाम मुठभेड़ें हुई चरमपंथियों से, और पंजाब पुलिस के साथ कई ऑपरेशंस हुए। उनकी कार्य क्षमता मैं जानता हूं, मैं सलाम करता हूं पंजाब पुलिस के जज्बे को। आपने सही कहा, ये एक वाहिद एक उदाहरण है जब पुलिस बल के द्वारा एक एक्सट्रीमिज्म को और अंतरराष्ट्रीय पोषित, हाँ, इसके ऊपर मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहूंगा कि जनरल जिया ने जब देखा कि वो बांग्लादेश के बाद मात खा गए हैं, तो उन्होंने एक दुधारी तलवार एक तैयार की। दुधारी तलवार की एक धार थी K2, एक थी कश्मीर और दूसरी थी खालिस्तान। तो कश्मीर की तो 370 के बाद और उसकी तरह की जो कार्रवाइयां हुई, तो कश्मीर में तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए और अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं कश्मीर में। लेकिन खालिस्तान का रिवाइवल जो इनका ऑपरेशन है आईएसआई का, ये इस बात का द्योतक है संजय जी कि उनके द्वारा इस तरीके की रणनीति अपना करके
एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत ये एक कुचक्र चलाया जा रहा है। और न केवल पंजाब में, अगर आप देखें तो 3 प्रमुख देश जो इसमें सम्मिलित हैं इस घृणित कार्य में, पाकिस्तान नंबर 1, अफगानिस्तान नंबर 2 और टर्की नंबर 3 प्रमुख ये 3 देश हैं। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें हमने अब तक किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों रहे, हमने इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई आक्रामक क्यों नहीं की, हम क्यों अभी भी मूक दर्शक बने हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें 23 फरवरी को जो अजनाला थाने जिला अमृतसर की घटना हुई है, हम बिल्कुल शासन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और पंजाब पुलिस को आगे कर दिया कि तुम देखो आगे क्या करना है। अरे वहां गुरु ग्रंथ साहब थे, आपने कैच 22 सिचुएशन पैदा कर दी। कैच 22 सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि बल प्रयोग करें तो गए, ना करें तो जो आज किरकिरी हुई है पंजाब पुलिस प्रशासन की, वो तो आप सब देख ही रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखने के इसके के आसान रास्ते नहीं है, लेकिन बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। मैंने कई बार ये निवेदन किया है, बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। और डिबेट के दौरान मैं अपने परामर्श, हालांकि प्रासंगिक हो न हो ये बात दूसरी है, लेकिन ये सब चीजें आपने भी बहुत देखी हैं, मैंने भी बहुत देखी हैं, और इसके क्या तौर तरीके हैं वो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जी, ये जो खालिस्तान का विमर्श है, क्योंकि हम कभी देखते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है या जो व्यवहार में जो कुछ भी लाया जाता है, उसके पीछे एक सोच होता है सदैव। और यदि आपको व्यवहार को परिवर्तित करना है और वो व्यवहार को आपको शुद्ध करना है, तो आपको उस सोच पर भी काम करना होता है। अंग्रेज़ों ने इसी तरह का सोच विकसित किया और उन्होंने तत् खालसा बनाकर पूरे इस एक वर्ग को हिंदुओं से अलग करने का काम किया। उस एसजीपीसी उसी तत् खालसा की जी, जी, जी। वाहिनी है, वो जी, जी। तत् खालसा की सक्सेसर है। जी। और वो जो सेपरेटिज्म का सीड जो उन्होंने बोया था तत् खालसा ने, हम जिनको मैकॉलिफ इत्यादि की बात करते हैं, तो अ, इनको हम मैक सिख कहते हैं जयपुर डायलॉग्स में। तो ये जो मैक सिक्खी जो बनाई गई, अंग्रेजी सिक्खी जिसको बोलते हैं गांवों में पंजाब के, तो उस अंग्रेजी सिक्खी को हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने लगातार पोषित किया। यहाँ तक कि जब दशक 80 और 90 में पूरा का पूरा जो है एक आप समझिए इंसर्जेंसी हो गई, विद्रोह जैसी स्थिति आ गई। उसके बाद भी जब उसको एक तरह से अपना बलिदान देकर और केपीएस गिल साहब जैसों की नेतृत्व क्षमता के साथ में वो नियंत्रित हो गया, तो उसके बाद भी उस सोच के ऊपर कुछ नहीं किया, उसी सोच को लगातार पोषित करते रहे राज्य व्यवस्था, चाहे एक्स पार्टी हो चाहे वाई पार्टी हो। और इसका जो मैं कहूँगा कि अब उसको सर्वोत्तम कहें या निकृष्टतम कहें, वो ये है कि 2016 में हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसने एसजीपीसी एक्ट में अमेंडमेंट करके सहजधारियों तक को बाहर कर दिया और एक तरह से यह निश्चित कर दिया कि एसजीपीसी जो है वो एक तरह का नया वेटिकन बन गया है और राजसत्ता उसके सामने नतमस्तक खड़ी हुई है। तो यदि इस तरह की स्थिति होगी, तो फिर जो व्यवहार हम देख रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि एक स्वतः परिणति है उसकी। आप क्या सोचते हैं? संजय जी, आपके जो निष्कर्ष हैं वो तार्किक हैं और औचित्यपूर्ण हैं। 2016 के जो संशोधन या जो प्राविधान आए हैं, उसके दूरगामी परिणाम नकारात्मक अब साफ दिखने लगे हैं। 2016 से 7 साल के अंदर आपने कोई कंसोलिडेशन, किसी तरीके की राष्ट्रवाद या किसी तरह की आपने देखा होगा कि किसी वैक्यूम की आपूर्ति कर रहा हो? दिखाई उसके उल्टा पड़ रहा है। दिखाई ये पड़ रहा है कि विघटनकारियों शक्तियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है और ऐसी कुछ हवा लग रही है। अब सहजदारियों को बाहर करने का औचित्य क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज तो और जितना विराट होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर आपने इलेक्टोरल कॉलेज को ही क्षीण कर दिया, तो उससे क्या उद्देश्य की आपूर्ति हो रही है? कदाचित ये उतना सुविचारित नहीं था जितना कि इसको होना चाहिए था। और इसके पहले भी इसकी मिसाल है कि 1-2 एक्ट्स ऐसे आए जो कि बहुत सुविचारित नहीं थे, जल्दबाजी में लाए गए थे।
इसके बारे में भी संजय जी मैं समझता हूं कि पुनर्विचार होने की आवश्यकता है, लेकिन पुनर्विचार अब आप समझ सकते हैं कि एक दफा जो कार्रवाई हो जाती है वो आसानी से और विशेषकर ऐसे जो भावनाओं से जुड़े रहते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं, उस पर पुनर्विचार आसान नहीं होता है। एक दफा एक संग बुनियाद या आधारशिला रख दी जाती है तो उसी के ऊपर निर्माण होता है। अब संग बुनियाद अगर खूबसूरत भवन की है तो खूबसूरत भवन बनेगा, और अगर अजायब घर की संग बुनियाद बनी है तो फिर प्रभु ही बेहतर करे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज किसी भी तरीके से वो आवश्यक है संजय जी। और हम अभी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो दुबई में ट्रांसपोर्टर था। वो केशधारी भी नहीं था। वो 8-10 महीने पहले आता है और 8-10 महीने पहले आके एक सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन जिसकी कोई बहुत बड़ी कोई फॉलोइंग नहीं है पंजाब में, उस पर कब्ज़ा करता है और अचानक देखते-देखते जो है वो नए भिंडरावाला की इमेज में आ जाता है। तो ब इसमें क्या कहें इसको, इंटेलिजेंस फेलियर कहें या कि एक तरह से सत्ता को लकवा मार गया है, ऐसे कहें? आप कैसे सोचते हैं कि ये जो संजय आपका अमृतपाल जी, सिंह संधू वाला फिनोमिनन है, इसको कैसे देखते हैं? संजय जी जिस व्यक्ति की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, अमृतपाल सिंह, आपने सही कहा। क्वालिफिकेशंस 10+2, दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कोई बहुत ऐसा अच्छा व्यक्तित्व नहीं, लेकिन केश विहीन स्मार्ट जैसा डिस्को जाने वाले नवयुवक होते हैं, उसी तरीके के। संभवतः उसकी आयु भी शायद 28-29 वर्ष है। तो इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है कि ये जो अस्वाभाविक अननेचुरल इनका 12 महीने के अंदर इनका प्रागट्य हुआ है और पंजाब में आगमन हुआ है। वारिस पंजाब दे के ये अध्यक्ष बन गए, एन केन प्रकारेण। और उसके पहले जो अध्यक्ष थे दीप सिद्धू, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो दीप सिद्धू को भाई तो कह ही रहा है कि दीप सिद्धू एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, उनकी हत्या की गई है। तो अगर हत्या की गई है और ये अकस्मात आ जाते हैं, पूरे पंजाब में ये घूम रहे हैं हथियारबंद लोगों के साथ। अब हम आ जाते हैं 23 फरवरी 2023 की घटना पे, जिसके बारे में पूरा देश चिंतित है और प्रत्येक भारतवासी चिंतित है। 23 फरवरी को तूफान जी जो इनके सहयोगी थे ये बंद किए जाते हैं। लवप्रीत सिंह तूफान, जहां तक मुझे याद आ रहा नाम ये था। जी, जी। अब ये अल्टीमेटम देते हैं कि या तो लवप्रीत को आप 24 घंटे में छोड़िए, वरना इसके परिणाम पुलिस और प्रशासन के होंगे। पंजाब पुलिस ने उनको निरुद्ध किया था। क्या कारण थे? कारण जरूर रहे होंगे, वरना आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि गिरफ्तारी आसानी से नहीं होती है। गिरफ्तारी नजरबंदी अगर की गई, उसके बाद अब आता है 23 फरवरी का दिन। 23 फरवरी में ये होता है, कितनी बार आपको भी ये झेलना पड़ा होगा, मैंने भी झेला है कई बार, कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो धारा 144 सीआरपीसी लगाई जाती है, हमने नहीं लगाई। प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाती है। प्रिवेंटिव अरेस्ट में जो बहुत उभरते हुए कलाकार हैं, उनको निरुद्ध करके दूर जनपद में भेज दिया जाता है। हथियारों की ले आने पर प्रतिबंधित एक स्पीकिंग ऑर्डर हो जाता है। 144 की जो मुनादी होती है, कहीं नहीं हुआ। और प्रिवेंटिव अरेस्ट के साथ-साथ आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, रिजर्व, जिससे कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है संजय जी, तो 1 के मुकाबले 3 आपकी पुलिस फोर्स रहती है। आपने भी वो डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखे होंगे कि जब थाने अजनाला पर चढ़ाई की गई, तो एजिटेटर्स होंगे 5 गुने और पुलिस हो गई 1/10 उनकी। उनकी 1/10 जी। बैरिकेड्स तोड़े और उठा ले गए। हथियारबंद पुलिस कर्मियों की पिटाई की। एक इंडिया लेवल का पुलिस ऑफिसर है जिसके टांग में 11 टांके लगे हैं। पुलिस वालों की निर्मम पिटाई की गई। पंजाब पुलिस के साथ आपने भी काम किया होगा, मैंने तो बहुत काम किया है। ये वो शूरवीर पुलिस है, ये आसमान से तारे तोड़ के ला सकती है। लेकिन उस दिन उन्होंने जो ज़ब्त दिखाया, जो टॉलरेंस दिखाया, जो डिस्क्रिशन दिखाया, वो प्रशंसनीय है। दूसरी चीज, गुरु ग्रंथ साहब की पालकी ले जाकर के उसको आगे करके, यह सिखों का काम है। गुरु ग्रंथ साहब तो पूज्य है हम सबके लिए,
गुरु ग्रंथ साहब की पालकी कैसे निकलती है उसके ऊपर तो अलग से बात करेंगे, लेकिन उसके देश काल समय और परिस्थिति हर चीज पे विचार करने के उपरांत पवित्र ग्रंथ साहब की पालकी निकलती है। ये नहीं कि मनमाने तरीके से ले जाके थाने में ले जाके रखा है। किस प्रकार के आप अमृतपाल सिंह और उनके अनुयायी किस प्रकार के सिख हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और उसका दुरुपयोग मैं समझता हूं कि जो इसके ऊपर भी मौन व्रत, किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की संजय जी कि आपने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उसका दुरुपयोग करके। अब हम आते हैं इसके बाद प्रशासन का रुख, पूरा मौन व्रत, शासन प्रशासन बिल्कुल मौन, कहीं कुछ नहीं। शाम को या अगले दिन गौरव यादव डीजीपी का बयान आता है कि उन्होंने बड़ी धैर्य से काम लिया। बिल्कुल सही, आपने धैर्य से काम लिया, नंबर देता हूं उसके लिए आपको। लेकिन आपके धैर्य में यह कहा था कि आप जो रोबस्ट पुलिसिंग और प्रशासन है उसको नजरअंदाज कर दें, 144 लागू करें, हथियारों पर प्रतिबंध लगाएं, प्रिवेंटिव अरेस्ट करें, बैरिकेड्स मजबूत करें, पैरामिलिट्री के रिइंफोर्समेंट रखें, प्लान बी रखें। वो तो कहीं नजर आया नहीं। मुझे तो ये एफआईआर शक हो तक रहा नहीं संजय की, जी। जी अभी जी तक एफआईआर तक नहीं हुई है उस अजनाला कांड की। संजय जी, संजय जी, ये इत्तेफाकन होता है या जानबूझ के होता है? इतनी बड़ी प्रशासनिक त्रुटि, ये त्रुटि मैं नहीं मानता हूं। आप, ऐसा प्रतीत होता है कि आप गंभीर ही नहीं है अभी तक। या तो आप सदमे में हैं, या फिर आपने जरूरी नहीं समझा कि कानूनी राय मशवरा लेकर के इतनी वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर एफआईआर तो कर दें। क्योंकि एफआईआर करेंगे तो नाम डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, और नाम गिरफ्तारी करने पड़ेगी तो फिर वही घर के बुद्धू घर को आए, एक अजनाला की जगह 100 अजनाला होंगे। लेकिन आपको एक कटु निर्णय आज लेना है संजय जी कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी है। क्योंकि यही चीज पंजाब की जब क्राइसिस आई थी पुरानी वाली 80 में, तो यही बात तय हुई थी। तो इसी तरीके से चुटभैया नेता छोड़ दे, भिंडरान वाले का उदय भी इसी तरीके से हुआ था। आप याद करें डीआईजी अटवाल की जब हत्या हुई थी स्वर्ण मंदिर के बाहर, दरबार साहब के बाहर, तो उसी वक्त एक वर्ग कह रहा था भिंडरान वाले की गिरफ्तारी कर लीजिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हुआ क्या फिर? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है संजय जी, हम फिर वही एक एक करके गलतियां दोहरा रहे हैं जो हमने तब की थी। इसने अपनी भाव भंगिमा अमृतपाल सिंह ने बिल्कुल जनरल सिंह भिंडरानवाला की तरह कर ली है, और उसी तरीके से सशस्त्र अपने चेले चपाटे भी लेके चलता है। इसके जरूरी नहीं समझा कि इसके साथ जो हथियारबंद चलते हैं उनके लाइसेंस एक बार निरीक्षण कर लें, और अगर दुरुपयोग और सार्वजनिक रूप से इस तरीके से भय और आतंक का वातावरण व्याप्त कराया जा रहा है तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। क्या ये जरूरी नहीं समझा जा रहा है? संजय जी, हमें तो लगता है कि जैसे राज्य की सरकार बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है, और पाकिस्तान इसमें बराबर का हिस्सेदार है। पाकिस्तान बराबर, जैसे कहते हैं, ड्रोन का बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिसमें न सिर्फ मादक पदार्थ आते हैं, हथियार आते हैं, नकली करेंसी आती है, और इस तरीके से ये चरमपंथियों को मदद कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिक्स फॉर जस्टिस जिसके गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसके अध्यक्ष हैं, ये सब इसको हवा दे रहे हैं, और हम हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। आप याद करें 84 और उसके 3 साल पहले और उसके 3 साल बाद कितने कठोर परिश्रम न केवल पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शासन प्रशासन के अधिकारियों ने किया था। यहां पर इन स्केल ऑफ 1:10 अभी हम जहां होना चाहिए था हमारा फिगर 8 आउट ऑफ 10, वहां हम 1 आउट ऑफ 10 पे काम कर रहे हैं। अब अपने विकल्पों की बात हम तय कर लें कि ये परिस्थिति कब तक चलेगी। अगर एफआईआर 23 फरवरी की घटना की आज 1 मार्च तक नहीं हुई, ये प्रशासनिक अपंगता, विकलांगता, मैं क्या कहूं इसको। देखिए, इसमें कई बार बात आती है कि केंद्र के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यदि हम अगर पीछे जाएँ थोड़ा-सा तो हम देखेंगे कि एक कांड हुआ था, आपको याद होगा, स्वर्ण मंदिर में ही, हरिमंदिर साहब में, और उसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ साहब की अ, बेअदबी कर दी थी, तो उसको पीट-पीट के मार डाला गया था।
लेकिन मेरे विचार से हत्या के इस अपराध में मेरी जानकारी नहीं है कि कभी ऐसा हुआ होगा, जब से आईपीसी बनी है 1860 से, तब से, कि हत्या के उस कांड में भी एफआईआर नहीं हुई। और बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों ने, जो वर्तमान सरकार और उसके संगठनों से संबंधित है, केंद्र सरकार की, उन्होंने बेअदबी की निंदा तो की, हत्या की निंदा नहीं की। और किसी ने नहीं पूछा, किसी ने पीआईएल नहीं लगाई, किसी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं किया कि भाई हत्या हुई है, उसकी एफआईआर क्यों नहीं की। यदि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो मुझे लगता है कि अब तो पंजाब पुलिस भी कहेगी कि हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है, हम एफआईआर करें चाहे नहीं करें, कैसी भी घटना हो। संजय जी, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है, तब भी एफआईआर नहीं हुई और छोटा-मोटा मामला नहीं, कोई चोरी या जेब कटी नहीं, हत्या का प्रकरण था, जग जाहिर था, उस पे अपराध पंजीकृत न करना, 23 फरवरी 2023 के प्रकरण में एफआईआर न करना, ये स्पष्ट इंगित कर रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। हवा किस तरफ बह रही है, ये बिल्कुल साफ है। और ये इससे ज्यादा शर्मनाक घटनाक्रम और परिस्थिति हो नहीं सकती है। और अगर इसी तरीके से मूक दर्शक बने रहे तो स्थितियां और अनियंत्रित और भयावह होंगी। संजय जी, मैं समझता हूं कि समय आ गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जब इस प्रोग्राम को अपग्रेड करेंगे तो मैं यही आह्वान करूंगा कि जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, आपकी किंकर्तव्य विमूढ़ता, आपका मौन वही तरह इतिहास में जाएगा जैसे नीरो के लिए कहा गया था कि जब रोम जल रहा था तो आप बांसुरी बजा रहे थे। आज जब पंजाब जल रहा है, अपराध पंजीकृत क्यों नहीं कर रहे? कानून में कोई विशेष प्राविधान है? आपको बताया जाएगा अपराध पंजीकृत करें, सुओ मोटो अपराध पंजीकृत कीजिए। इसके अलावा एक निर्णय आपको लेना है। ऐसे मौके पे मूक रहना भी कायरता का एक द्योतक है। और इसी तरह से छोटी-छोटी चिंगारियां मिलकर के दावानल बनाती हैं और भस्म कर देती हैं। भस्म सिर्फ उन्हीं को नहीं, आतताइयों को। जो लोग बचाते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं, जैसा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने देखा। भगवान करे वो स्थिति किसी को न देखनी पड़े, वो भयावह स्थिति किसी को न देखनी पड़े। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो लोग इस तरह के घटनाक्रम कर रहे हैं, जो इनके आका हैं, जो इनके सपोर्ट सिस्टम है, जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और जो इनको सहयोग और समर्थन चाहे सक्रिय या मूक दे रहे हैं, उनके विरुद्ध एक कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, पुलिस के स्तर पे, इंटेलिजेंस के स्तर पे। केंद्र के पास संविधान में अधिकार है आर्टिकल 256 में कि वह एक राज्य को निर्देश दे सकती है। संविधान के ही आर्टिकल 366 366 में यह प्रावधान है कि यदि 256 के निर्देश को ना माना गया तो यह माना जाएगा कि वहां पर संविधान की सत्ता समाप्त हो गई। साथ ही धारा 355 का प्रावधान है कि यह केंद्र का उत्तरदायित्व है कि वह राज्य में किसी प्रकार के होने वाले इस प्रकार के विप्लव में विप्लव को रोके। इन सब प्रावधानों के होते हुए आज तक मैंने नहीं देखा है कि केंद्र ने 256 में कोई बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी किए हों। पंजाब को छोड़िए, किसी भी स्थिति में, जब पश्चिम बंगाल जल रहा था तब भी नहीं किए, अभी नहीं, और नहीं। स्थानों पर भी कुछ होता है तब भी नहीं किए। आज तक इस वर्तमान सरकार ने आर्टिकल 256 का सहारा लेना आवश्यक क्यों नहीं समझा? हर बात में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो पहला ऑप्शन नहीं होता। कम से कम जो एक पुरानी कहावत है कि आप काटिए नहीं, फुफकारिए तो सही। ये तो सही। संजय जी, आपने जिन 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया है, उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ये भी सही कहा, मुझे नहीं याद है कि जितनी ज्यादा विघटनकारी शक्तियों के सांप्रदायिक हों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पश्चिम बंगाल या अन्य क्षेत्रों में हुई, केंद्र सरकार द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई दिशा निर्देश, कोई आदेश निर्गत किया गया हो इन 3 संवैधानिक अनुच्छेदों के अनुरूप। तो ये
ऐसा प्रतीत होता है कि एक अप्रिय और कटु निर्णय से केंद्र सरकार भी कुछ परहेज कर रही है और कुछ भी परहेज नहीं, पर्याप्त परहेज कर रही है कि वरना जब उत्तरदायित्व निर्धारित है संविधान में, किन परिस्थितियों में उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि होना चाहिए। क्योंकि आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राज्य सरकार के अधीन जो उत्तरदायित्व है, निर्वहन हुआ, नहीं हुआ। राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा निर्वहन किया गया, नहीं किया गया। केंद्र सरकार जो उनके उत्तरदायित्व थे उसके अनुरूप कार्रवाई हुई, ऐसा प्रतीत होता कि नहीं हुई। और अगर तीनों ही क्षेत्र में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो परिणाम क्या होगा, ये किसी विलक्षण प्रतिभा की जरूरत नहीं कि बताने के लिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। बेहतर ये होगा कि लोग सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए और कार्रवाई करें, अन्यथा वही आप गलती कर रहे हैं जो कि सन 84 के आसपास गलतियां त्रुटियां हुई थी। यदि आप डीजीपी होते पंजाब के और आपको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती, तो आप ऐसे में क्या करते? उल्लेखनीय है जितना कानून हमें आज्ञा देता है, अनुमति देती है, उसके अनुरूप एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी इंटेलिजेंस, एक अच्छा पब्लिक सपोर्ट, एक अच्छा पब्लिक बैकअप, जिससे कि बल प्रयोग की नौबत ना आए। असामाजिक तत्वों को जैसे कि आप समझ लें कि उनको बीन-बीन करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, और अगर वो कार्रवाई हम न कर पाए, तो फिर हम तो संकट को दावत दे ही रहे हैं। मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी ऐसी स्थिति आती जो 23 को आती, तो फिर हम वही करते जिसके लिए हमें कानून इजाजत देता है, न्यूनतम बल प्रयोग, प्रिवेंटिव अरेस्ट और हथियारों का निरस्तीकरण। कहीं तो मालूम पड़े कि आपकी तलवार म्यान से बाहर तो आए, अब वही है, आप काटे नहीं तो फुफकारी तो ले सकते हैं। आप तलवार चलाएं ना चलाएं, लेकिन दिखाएं तो सही कि आपके पास तलवार है, म्यान से तो निकालिए, कुछ उसमें तेल, मिट्टी का तेल लगा के साफ करेंगे कि मालूम पड़े कि आप बिल्कुल पनिहा साफ है, बिना दांत के सांप है, आपने डसने का ही सामर्थ्य नहीं है। जी। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट्स रूल कोई सॉल्यूशन है इसका? प्रेसिडेंट्स रूल अगर समाधान करेगा तो 2-3 और प्रश्न इससे भी ज्यादा विकराल खड़े कर देगा। और जिस तरीके का डिसइंफॉर्मेशन हो रहा है, फैल रहा है, फैलाया जा रहा है, उसके अनुरूप जो हमारा इंफॉर्मेशन यानी जो वस्तुस्थिति है जनता को अवगत कराने की, वो मशीनरी और वो सामर्थ्य मुझे अभी बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। प्रेसिडेंट्स रूल लगाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन क्या उससे समाधान होगा? मेरे अपने रिजर्वेशंस इसको लेकर के। एक और जो समस्या आ रही है, वो राज्य सरकार को लेके आ रही है कि राज्य सरकार जो है, वो इस प्रकार कार्य कर रही है जैसे कि कोई उसने आउटसोर्स कर दिया हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा अभी चीफ मिनिस्टर को, जी। और जी। उसमें उन्होंने ये बताया कि एक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसका नाम है नवल अग्रवाल, और वो चीफ सेक्रेटरीज़ की सारी मीटिंग्स में बैठता है। तो इसका उत्तर देने, इसका निराकरण करने के बजाय चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो उनको उल्टा लिखते हैं कि ये आपको शोभा नहीं देता इस प्रकार का पत्र लिखना, और उस चीज़ को वो ट्विटर पे उसका उत्तर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल व्यक्तिगत संवाद था। अब मैं क्या निवेदन करूं संजय जी, ये बचकानी हरकत, जो चीज सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, महामहिम से पत्राचार तो परम गोपनीय होता है। उस परम गोपनीय को आप ले आए सोशल मीडिया पे। आपको कम से कम इसलिए कि नवल अग्रवाल कौन साहब हैं और अधिकृत रूप से मुख्य सचिव की बैठक में कैसे पहुंच गए, और अगर गए तो इसका औचित्य बताएं। और महामहिम को इसके बारे में परामर्श देने का उनका कोई औचित्य नहीं। लेकिन जितनी बचकानी हरकतें हो रही हैं, अब उस पर क्या चर्चा करें। जितनी बचकानी हरकतें हो रही हैं संजय जी, उसको हम लोग चर्चा उस पर नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नवल अग्रवाल एक टोटल आउटसाइडर, वो जाके मुख्य सचिव की बैठकों में नियमित रूप से बैठता, क्या औचित्य है? इसमें तो दोनों का भी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में क्यों नहीं हो रहा है? महामहिम ने क्या गलती कर दी जो उनसे पूछ लिया, दुस्साहस कर लिया महामहिम ने? और एक तो अपनी गलती न मानना और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए वो उन्हीं को पूछते हैं कि आपको शोभा नहीं देता है। तो आपको बहुत शोभा देता है तो आप और भी वो सरपंचों को और ग्राम प्रधानों को बुला करके बैठा ले गोपनीय बैठकों में। आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स का बर मालूम है,
गोपनीय बैठे मुख्य सचिव के स्तर की जो बैठकें होती हैं, केवल मुख्यमंत्री के नीचे की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। जनता के व्यक्ति की बैठने का तो वहां कोई औचित्य ही नहीं है। जी, तो ये कामना करते हुए कि ईश्वर हमारी सरकारों को सद्बुद्धि दे और जनता से ये अपील करते हुए कि वे भी इन सरकारों पे दबाव डालें कि वो किसी प्रकार जो है वो जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए वो करें। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे धन्यवाद मातरम। संजय जी। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आशावादी हूं, निसंदेह इसका कोई समाधान आएगा। ये तो ठीक है, अभी इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन आपके यूट्यूब से और इसी तरह से राष्ट्रवादी लोगों के विचार सुन करके कहीं तो चेतना आएगी, कहीं तो भावनाएं जागृत होंगी कि देश की सेवा करें और जो राष्ट्र हमारा गौरव और गर्व है, उसके साथ जो हमारा कर्तव्य है और भाव जुड़े हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।